नमस्कार। सोमवार का दिन और नवंबर की सही मायनों में एक्सपायरी की शुरुआत संवत 2081। वैसे तो शुरू हो चुका पर असलियत में आज से शुरू होगा। तो आज ऐसा कुछ खास नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा, लेकिन ट्रेंड अभी नेगेटिव सही है, वोलेटाइल रहेगा। ऑटो के आंकड़े थोड़े अच्छे आए हैं इस बार, तो ऑटो शेयर्स में थोड़ा आपको उठापटक दिखाई देगी आज के दिन। चलिए, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हमारा उद्देश्य किसी पर्टिकुलर सेक्टर या शेयर की बात करना नहीं है। कुछ लोगों की फरमाइश आई थी कि हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसके बारे में बात कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है बजट। यानी कि आपको पहले बजट बनाना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है। चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 20,000 है, चाहे वो 1 लाख है। वो आपके हिसाब से है कि बजट बनाते हुए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी सैलरी कितनी है। जो भी सैलरी है आपकी, उसकी 50% अलग निकाल दीजिए। इस 50% में आपकी ग्रोसरीज, आपका किराया, अगर किराए के मकान में है, अगर अपने मकान में रह रहे हैं तो ईएमआई दे रहे होंगे, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो बड़ा लक्की हैं आप। तो इसको अपना सेविंग्स के लिए इस्तेमाल कीजिए। इंटेंशन है अगर घर खरीदने की इंडिपेंडेंटली, तो अपना डिपॉजिट के लिए इकट्ठा कीजिए। दूसरा सिरा है, ये हुआ 50%। 25% में आप अपनी डिज़ायर को पूरी कीजिए। खाइए पिए, घूमिए, कपड़े खरीदिए, मोबाइल फ़ोन खरीदिए, बाइक खरीदिए, कार खरीदिए। अगर इतने पैसे नहीं है तो आप धीरे धीरे करके आप जो भी खरीदना है उसका एस्टिमेट लगा के उतने हर महीने आप जमा करना शुरू कर दीजिए। बैंक में आरडी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें डालते रहिए अनुमान के हिसाब से कि आपको 12 महीने के बाद पैसे चाहिए तो 12 महीने की आरडी करा लीजिए, नहीं तो 18 की या 15 की या 24 की, जैसी भी आपकी इंटेंशन है कि मेरा गोल 2 साल में कार खरीदना है, तो आप उसी हिसाब से अपने गोल के हिसाब से डिवाइड करके जमा करना शुरू कर दीजिए। तो ये हुआ 50% और 25%। अब आता है बचा हुआ 25%। ये 25% आपका इन्वेस्टमेंट में ही जाना ही चाहिए, हर कीमत पे जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो 50 में से कुछ बचा है तो वो भी यहीं पे आना चाहिए। 25 में से कुछ अगर बच रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी यहीं पे आना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ये आपको फ़ायदा देने वाला है। तो इस 25% में सबसे पहले आप क्या करें, अगर ऊपर आपका फ्री नहीं हुआ है तो इस 25% में सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे इमरजेंसी फंड। पहला स्टेप होगा इमरजेंसी फंड का। अगर आप ज़्यादा बचा रहे हैं, 50% में माँ बाप के साथ रह रहे हैं, तो उसमें से भी इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ से कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि एक ऐसा फंड जो आपको ज़रूरत के समय पर काम आ सके, और वो हमेशा ही मरते दम तक रहना चाहिए। खर्चा जितना भी आपका 1 महीने का है उसका कम से कम, मैं तो कहता हूँ 1 साल का रखिए, 12 गुना जमा कीजिए। अगर आपका खर्चा 50,000 का है तो टारगेट बनाइए कि आपके खाते में 6 लाख रुपए होने चाहिए। उस 6 लाख को जोड़ने के लिए आप कितना हर महीने निकाल सकते हैं, उस नाम की भी एक आरडी खोल दीजिए। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड। इसके बाद आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी दो तरह की होती है। एक तो टर्म इंश्योरेंस होती है, जिसमें आप 5, 10, 15 जितना भी आप टाइम चुनते हैं, उसके बाद आपको इकट्ठा पैसा मिलता है, बीच बीच में भी मिलता रहता है। तो वो कर सकते हैं आप। आ, मेरे जैसे लोग अभी तक इसको एटीसी में 150 करके बचाने के लिए करते थे कि एटीसी में 1,50,000 की लिमिट होती थी जो इनकम टैक्स से रिबेट मिलती थी। अब नए रिजीम में वो ख़त्म हो गया है, तो उसकी कोई यूटिलिटी तो नहीं रही है एटीसी के हिसाब से, लेकिन सेविंग्स के लिए एक अच्छा विकल्प है ये। मैंने अभी तक यानी कि 24 तक लगातार की है। और उसमें क्या, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, अपनी का ही देता हूँ। वो एक 50 के करीब होती है, उसमें वो 15% तो शुरू में ही दे देते हैं। एक गोल्ड कॉइन भी देते हैं जब भी आप शुरुआत में एंट्री करते हैं।
और 5 साल की कराता हूँ मैं, 5 साल में वो 45 से 50 हज़ार के बीच में हर साल भी मिलते हैं और लगभग 7 लाख के करीब आपको 5 साल के बाद मिल जाता है। तो अच्छा सेविंग हो जाता है और पता भी नहीं चलता सच पूछिए तो। लेकिन अगर आप ये इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं तो आप कीजिएगा फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी के महीने में इंश्योरेंस वालों को अपना आगे टारगेट पूरा करना होता है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, कमीशन देते हैं। और जिस तरह से मैंने बोला गोल्ड कॉइन भी देते हैं, तो मैं इसलिए फरवरी में ही कराता रहा हूँ, लेकिन आगे से मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो शायद मैं नहीं करूँगा एटीसी का बेनिफिट ख़त्म होने के बाद से। इसके बाद आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टमेंट, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर करें शेयर मार्केट में घुसने से पहले या और तरह की कोई सेविंग करने से पहले। तो हेल्थ इंश्योरेंस का बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे policybazaar.com खोलिए, इंश्योरेंस निकालिए, हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस वहाँ पे लिखा आता है, वो ऑप्शन क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए, तो 5-6 कंपनियों की अपने आप रेट इनवॉइसेस आपके पास आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिसी आपके ज़्यादातर कवर दे रही है। यानी कि स्पेशली एज के हिसाब से देखिएगा, बड़ी एज हो जाती है तो फिर कुछ कार्डियक और किडनी और लिवर वाले क्लेम भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए वो क्रिटिकल कवर भी शामिल होना चाहिए। और जितना जल्दी करें इंश्योरेंस उतना अच्छा है, क्योंकि जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में करेंगे तो प्रीमियम कम देना पड़ेगा, ज़्यादा उम्र में करेंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप 40 से नीचे नीचे हैं तो फैमिली का इकट्ठा कराइए, कम पड़ेगा, और ज़्यादा है तो आप कपल के रूप में कराइए, तो दोनों को फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। तो policybazaar.com पे जाइए और जो आपको अच्छी लगती है, अपने कवर कंप्लीट करती है, जो आपके एक्सपेक्टेशन, आपके गोल को पूरा करती है, उसको क्लिक कीजिए। ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है और ऑनलाइन ही आपके पास पॉलिसी आ जाएगी। कोई बड़ा इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं घुमानी है, कहीं धक्के खाने की आजकल ज़रूरत नहीं है। तो इंश्योरेंस सॉर्ट आउट हो गई है आपकी। अब आते हैं हम आगे की इन्वेस्टमेंट पे। तो ये इनडायरेक्टली ये पोर्टफोलियो का पार्ट है आपका, पहले वाले इंश्योरेंस भी, दूसरे वाले भी पोर्टफोलियो का पार्ट है, और आगे जो मैं बोलूँगा वो भी पोर्टफोलियो का पार्ट है। फ़र्क ये है कि लोग सिर्फ शेयर में या म्यूचुअल फंड में लगाने को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन ये है जो मैं आपको अभी तक बताया और आगे भी बताऊंगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से, एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट से दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रभावित ना हो। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपने सारे सेक्टर्स में भी लगा रखा है तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जब करेक्शन होती है या क्रैश होता है तो सभी नीचे गिरते हैं, तो उसको हम लॉजिकली डाइवर्सिफिकेशन नहीं कह सकते हैं। ये मेरी अपनी परिभाषा है, लेकिन शायद मैं अकेला हूँ ये कहने वाला, सभी मेरे कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन मेरी अपनी सोच है और मैं दृढ़ हूँ उस पर। वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक सेविंग्स का, एक इन्वेस्टमेंट का दूसरी पे प्रभाव ना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे टर्म इंश्योरेंस है, बैंक में एफडी है, सोना खरीदा है, चांदी खरीदी है, यूएस मार्केट से स्टॉक्स खरीदे हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आपने अपनी ही स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, अलग अलग सेक्टर में शेयर्स खरीदे हैं, तो वो बैलेंसिंग है। और बैलेंसिंग और रीबैलेंसिंग आप करते रहते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। चलिए, ये मेरी अपनी सोच है, पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप शुरू में हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लें। आप सीधा सीधा निफ्टी का इंडेक्स ले लें, निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड ले लें। म्यूचुअल फंड में भी एक रेगुलर होता है, एक डायरेक्ट होता है। रेगुलर अगर आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है उसका भी 1% हिस्सा होता है। तो आप डायरेक्ट लीजिए, और उससे भी बेहतर विकल्प है, आप ईटीएफ ले सकते हैं। ईटीएफ में और भी आपका खर्चा कम हो जाता है। तो ईटीएफ में आपका खर्चा और भी कम हो जाएगा। तो ईटीएफ एक बेहतर विकल्प है। अगर आपकी शुरुआत है तो और कहीं ना जाए। थोड़ा बहुत पुराने हो गए हैं तो एक और बढ़ा लीजिए, उसमें आप मिड कैप कर लीजिए। थोड़ा बहुत और पुराने हो गए हैं, 6 महीने साल हो गया है, तो उसमें स्मॉल कैप भी कर सकते हैं। यानी कि 3 फंड, चाहे 500 डालें तीनों में, चाहे 1000 डालें, जैसी भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं।
अदरवाइज दो रखने हैं, एक मल्टी कैप ले लीजिए और एक फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, काफ़ी है, आपका काम पूरा कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में जा रहे हैं तो 10 साल से कम अवधि का बिल्कुल बिल्कुल ना लें। अब बात आती है कि किस उम्र में कितना म्यूचुअल फंड लें, कितना इक्विटी लें। अगेन मैं धारा के विपरीत जा रहा हूँ, गुस्ताखी माफ। मुझे नहीं लगता इसका कोई एज से फ़र्क है। लोग ये कहते हैं कि एज अगर बढ़ती चली जाती है तो आप डेट में या और बाकी चीज़ों में, एफडीज वगैरह में लगाइए, इक्विटी में ना लगाएं। लेकिन इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से, आपके रिस्क एपेटाइट से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20s में भी रिस्क नहीं ले सकते, सेफ खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50-60 या उससे भी ज़्यादा होते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, तो वो इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर गोल एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप 50 या 60 में लगाते हैं और आपको ज़रूरत पड़ जाती है 3 साल में, 4 साल में, तो आपको वो फंड मुनाफा नहीं देगा, आपको घाटा ही देगा। ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंडिंग का एक फैक्ट है। म्यूचुअल फंड कम से कम 7 साल का होना चाहिए अगर आपको सही में रिटर्न लेने हैं तो। इसलिए अगर आपकी एज ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड में पैर ना डालें। मेरी 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 राय तो यही है, ताकि आप थोड़ा बैठ के मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे मैंने क्यों कहा है, तो आप समझ जाएंगे। बड़ी एज है आपकी, ज़्यादा एज है, तो इक्विटी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप सेफ बेट में लगाइए। मैं भी आने आने वाला हूँ, बताने वाला हूँ सेफ बेट में कौन कौन से आपकी ऑप्शंस हो सकती हैं। या फिर एफडी में डालिए, जैसे रिजर्व फंड तो आप इमरजेंसी फंड तो एफडी में डालेंगे। एक और एफडी होती है, स्वीप इन एफडी होती है, जिसमें आपकी एफडी पड़ी है, जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो आपकी अपनी ऑटोमेटिक पेमेंट्स अपने आप होती रहती हैं, जहाँ से भी देनी है आपको। चलिए मैं आता हूँ। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल अनाड़ी हैं, तो केवल आप 5 या 6 टॉप ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनको चुन लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप बैंकिंग में जाते हैं, एसबीआई चुन लीजिए। एनबीएफसीज में जाते हैं, बजाज फाइनेंस चुन लीजिए। हेल्थ केयर में जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स चुन लीजिए, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स अपने आप में हॉस्पिटल नहीं है, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी, ये सब कुछ का इंटीग्रेटेड सेक्टर्स का एक एक विकल्प है, जो बेहतरीन विकल्प है। इसके बाद मेटल्स में जाते हैं तो टाटा स्टील ले लीजिए। इसके बाद इंफ्रा या हैवी मशीनरी में जाते हैं तो लार्सन टूब्रो ले लीजिए और शेफलर ले लीजिए। इसके बाद इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद अगर आप ऑटो में जाते हैं तो ऑटो की सलाह मैं अक्सर नहीं देता हूँ। ऑटो एंसिलरी में आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको ठीक लगे। अगर ऑटो में जाना चाहते हैं तो हीरो मोटरकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आपकी आपके ऊपर है। अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो सेकेंडरी जोड़ते चले जाइए। फाइनेंस में आपने बजाज फाइनेंस जोड़ा था तो आप श्रीराम फाइनेंस जोड़ लीजिए। बैंक आपने एसबीआई जोड़ा था तो एचडीएफसी जोड़ लीजिए। हेल्थ केयर में आपने अपोलो जोड़ा था तो अब आप एल्केम लैब जोड़ लीजिए। अगर डीवीज़ नीचे वाले भाव पे मिलता है तो डीवीज़ देख लीजिए। इसके बाद लार्सन टूब्रो अगर आपने ले लिया है तो एबीबी लीजिए, सीमेंस ले लीजिए। उसके बाद रिलायंस तो आपको लेना ही लेना है, हर पोर्टफोलियो में रिलायंस तो होना ही चाहिए। उसके बाद और एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसकी बातें हम करते ही रहते हैं समय समय पर, तो आप उस हिसाब से पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाइए। लेकिन 10 या 12 या 15 शेयर ऐसे होने चाहिए जिनको 10 साल आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, बदलने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपका पोर्टफोलियो समझ लीजिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है। बाकी 20, 25, 30% लगाते चले जाइए। जो जो अब अपने आप को खिलाड़ी समझें, मिड कैप में, स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाइए, एकदम से ना ना जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रिलायंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, लार्सन टूब्रो हुआ, अपोलो हॉस्पिटल हुआ, एल टी आई एम, आई टी छोड़ गया था मैं, एल टी आई एम हुआ, टी सी एस हुआ। इस तरह के शेयर्स ऐसे हैं जो अपने अकाउंट में लेके आप 15-20 साल के लिए भूल सकते हैं। बिल्कुल एशियन पेंट हुआ। उसके बाद आप सेकंड राउंड में जब जोड़ना शुरू कर सकते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत
सेकंड टियर कंपनी को या मिड कैप को, या फिर उसके बाद आप स्मॉल कैप को जोड़ सकते हैं। तो स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% रखें, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने पैसा कुछ जोड़ लिया है और माँ बाप के साथ रहे हैं, या दोनों की इनकम है, हस्बैंड वाइफ की, पैसा अच्छा हो गया है, तो आप रियल एस्टेट में भी जा सकती हैं। रियल एस्टेट में घर तो आपको चाहिए ही, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है रियल एस्टेट में कि कहीं पे आपने कोई प्लॉट खरीदा, कहीं सेक्शन खरीदा है, उसी में ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है, अपार्टमेंट में एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो आपके आसपास जहाँ पर भी कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई कॉलोनी कट रही है, वहाँ पे सेक्शन खरीदिए, प्लॉट खरीदिए और पड़ा रहने दीजिए 5 साल 7 साल। जब आपको लगे डबल ट्रिपल हो गया, बेचना है, बेच के कहीं पे और इन्वेस्ट कर दीजिए। ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद रह गई दो प्यारी सी चीज़ें जो अक्सर मैं तो एडवोकेट करता ही उनको, सोना और चांदी। आपके आपके इन्वेस्टमेंट बजट में कम से कम 10% तो सोना चांदी ज़रूर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, पता भी नहीं चलता और एक तरीके से एसेट इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए अगेन ईटीएफ, गोल्ड का ईटीएफ, सिल्वर का ईटीएफ खरीदिए। देखिए आपको कोटक का बढ़िया लगता है, एचडीएफसी का लगता है, या निपन का लगता है, एक्सिस का लगता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं। तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो यानी कि पोर्टफोलियो बना आपका नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ जो भी आपने लिया। ये हुआ शेयर मार्केट वाले, स्टॉक वाले, ईटीएफ सोना चांदी वाले। उसके बाद ब्लू चिप कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां जो सेफ हैं, 10 12 15 साल जिनको देखने की ज़रूरत नहीं है और जो रिटर्न देंगी आपको। उसके बाद सेकंड टियर कंपनियां जैसे जियो फाइनेंस या और छोटी कंपनियां जिसमें जो सेकेंडरी थॉट है, जिनमें आपको अभी मॉनिटरिंग करनी है, जो नई नई अभी चल रही है। और उसके बाद आप आते हैं रियल एस्टेट, अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर आप बहुत रिस्की खिलाड़ी हैं तो आप क्रिप्टो को भी देख सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन क्रिप्टो ने भी बहुत ज़्यादा रिस्क दिया है। जो सॉरी इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है इस साल 2024 में। शेयर मार्केट से ज़्यादा दिया है, रियल एस्टेट से तो ज़्यादा दिया ही है। गोल्ड का रिटर्न ये ना माने, जिस तरीके से इस साल 43% दिया है आपको, हर साल मिलेगा, ये तो एक अजूबा था जो हुआ इस साल। हर साल ऐसी उम्मीद ना करें, लेकिन 9 से 10% तो आपको मिल ही जाता है। तो मुझे लगता है शायद मैंने शायद कवर कर दिया है। अगर कुछ रह गया है, कुछ गैप्स रह गए हैं, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है, जो दिमाग में आ गया वो मैं करता चला जा रहा हूँ। कुछ गैप रह गए हैं तो मैं उसके बाद अगली वीडियो में भर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा 2 3 संदेश मैं देना चाह रहा था, और कुछ नहीं है इसमें। एक तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मेरे विचार से आप सहमत होंगे, तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरा, उम्र का रिस्क लेने से कोई लेना देना नहीं है। अगर ज़्यादा एज के हैं आप तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड शुरू के 5 6 सालों में रिटर्न नहीं देते हैं। तो बेहतरीन है स्टॉक में लगाएं, सेफ बेट्स में लगाएं। जैसे बड़े बड़े नाम मैंने लिए हैं, और आप शेयर मार्केट में घुसे हैं तो बड़े बड़े नाम आपको भी पता होंगे, उनमें लगाइए। उसके बाद धीरे धीरे जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है नीचे आते चले जाइए, मिड कैप तक आ जाइए और उसके बाद लगाइए। अदरवाइज साइड बाय साइड एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, प्राइमरी मार्केट में ज़रूर लगाते रहें। अच्छा सा आईपीओ आए, वही अगर अलॉटमेंट हो गया तो वही डबल कर देगा 3 या 4 दिन में, उसमें ज़रूर लगाते रहिए। अच्छा आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो उसको आप रख भी सकते हैं 10 12 साल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।